दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आईसीआईसीआई बैंक का जो स्कैम है, वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक का लोन स्कैम, जिसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, वो 19 सितंबर तक हिरासत में है, उसके बारे में एक वीडियो करूं। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और बहुत से न्यूज़ वेबसाइट्स ने हो सकता है आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बैंक स्कैम कोई भी हो, क्या होता है। होता यह है कि जहां पर आप अपनी महीने भर की कमाई, साल भर की कमाई, जिंदगी भर की कमाई अलग अलग रूप से किसी बैंक में जमा करते हैं, और बैंक का काम इस तरह से चलता है कि आपकी जमा की गई जो धनराशि है उसे बैंक लोन के तौर पर बाजार में देता है, उस पर मुनाफा कमाता है, और उसमें से एक हिस्सा आपको जाता है और एक हिस्सा बैंक के पास जाता है, और इस तरह से पूरा ये साइकिल चला करता है। यानी आप महीने में जो कमाते हैं, साल भर में कमाते हैं, वो आप जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उस बैंक में रखते हैं, और बैंक उस धनराशि को मार्केट में घुमाता है लोन देकर। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब होती है जब बैंक में कुछ भ्रष्ट अधिकारी आ जाएं, जैसा आईसीआईसीआई बैंक के केस में हुआ, जैसा अभी पीएमसी के केस में भी हुआ। तो उसमें होता यह है कि वो आपकी जमा की गई जो रकम है उसको मार्केट में लोन पर तो देते हैं, लेकिन जिसको लोन पर दे रहे हैं उससे एक सौदा कर लेते हैं कि हम इतनी धनराशि को इसको एनपीए में डाल देंगे, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देंगे, जिससे आपको ये लोन, मतलब बैंक को लोन देते वक्त ही पता होता है कि ये जो इतना पैसा दे रहे हैं इसमें से इतना % वापस नहीं आने वाला है, और जो वापस नहीं आने वाला पैसा होता है उसको लेकर सौदेबाजी हो जाती है, जो बैंक के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके और लोन लेने वाली मोटी पार्टीज के बीच में। आईसीआईसीआई बैंक में जो हुआ उसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर इन्वॉल्व हैं, इसलिए ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने एक बड़ा लंबा चौड़ा लोन वीडियोकॉन को दिया था, और सौदा ये हुआ था कि जैसे ही वीडियोकॉन को पैसा आएगा उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में लगा देंगे। दोस्तों, ये एक तरह से आपके साथ धोखा है, अन्याय है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, क्योंकि आप तो लगे रहते हैं दिन रात पैसा कमाने में, और ये लोग आपके पैसे को एक रात में उड़ाकर सारी मलाई खा जाते हैं, और फिर केस लंबे चला करते हैं, आप ठगा हुआ महसूस करते हैं, छला हुआ महसूस करते हैं। और जहाँ तक बदनामी की बात है, तो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में बदनामी से अब कोई डर किसी बड़े लोगों को रह गया है, क्योंकि हमने देखा कि चाहे बॉलीवुड सितारे हों, राजनेता हों, या वरिष्ठ ये जो अधिकारी होते हैं उच्च पदों पर बैठे हुए, इनको भी बदनामी का तो डर रह नहीं गया। बेशर्मी की दुकान चला करती है, आप मेहनत से खटते रहते हैं और आपके पैसे कोई और गप कर जाता है। देखिए, मैं अगर आपको आंकड़ों में बताऊं तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि ईडी की जांच में सामने आया था कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी थी, उसकी सीईओ थी, उस वक्त उनकी अध्यक्षता वाली एक कमेटी में ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए का जो एक लोन मंजूर किया था, उसमें से करीब 64 करोड़ रुपए यानी 64 करोड़ रुपीस जैसे ही वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई से बैंक से लोन गया, उसके अगले दिन 64 करोड़ रुपीस वीडियोकॉन ने न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए। ये मामला 2009 का है, यानी 10 साल तक आप अंधेरे में रहे। ये लोन की जो पूरी प्रोसेस थी ये 3 साल चली, और इसमें कई टुकड़ों में लोन दिया गया। तो एक जो जिक्र है यहाँ पर वो 300 करोड़ का एक टुकड़ा है, ऐसे कई टुकड़ों में लोन दिया गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये धांधली है। 8 सितंबर 2009 को ये 64 करोड़ रुपया एक, आप समझ सकते हैं, सुविधा शुल्क की तरह कि आपने हमारा लोन पास कराया, उसकी तरह इन्वेस्ट कर दिया गया। और जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि न्यू पावर रिन्यूएबल्स एनआरपीएल ये कंपनी है, और इनका पुराना नाम जो है वो है न्यू पावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी है, जिसे वेणुगोपाल धूत, दीपक कोचर और 2 अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर खड़ा किया। ईडी ने कहा था कि मिले हुए फंड से न्यू पावर रिन्यूएबल्स ने आगे 10 करोड़ 65 लाख रुपए का शुद्ध रेवेन्यू जनरेट भी कर लिया,
और आरोप है कि दीपक कोचर समेत उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे भी पहुंचाए गए। यानी चंदा कोचर से कहा गया आप हमें लोन दीजिए और उसका फायदा हम आपके पति की कंपनी को पहुंचाएंगे, हम उनको पैसा देंगे। ये पूरा मामला है। वीडियोकॉन को लोन देने में कथित हेराफेरी के मामले में चंदा कोचर को अक्टूबर 2018 में इस्तीफा भी देना पड़ा। बेइज्जती हुई, नौकरी गई, पति अब जेल में है, लेकिन चल रहा है सब। आप ये सोचिए, ईडी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन मामले में हुई अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और कई अन्य के खिलाफ जांच कर रहा है। कुछ दिन पहले ही वीडियोकॉन के मालिक धूत चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। ईडी ने इस साल जनवरी में चंदा कोचर और उनके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 78 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली थी। यानी इनके परिवार के पास जो 78 करोड़ रुपीस हैं, 78 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है, उसे जब्त भी कर लिया था, जिसमें चंदा कोचर का एक मुंबई का फ्लैट भी है और भी कई सारी संपत्तियां हैं। तो आप ये देखिए, अब 19 सितंबर तक चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ईडी की कस्टडी में है। दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से पूरा मामला चल रहा है कि आप लोगों को ठग रहे हैं। लोग बड़े विश्वास और भरोसे के साथ आते हैं आपको पैसा देने, और उसके बाद ये पूरी कहानी हो जाती है। मैं थोड़ा और डिटेल आपको बताऊंगा। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। यह लोन कुल 40,000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा था, जिसे वीडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। ये टुकड़ों में लोन गया था, 20 अलग अलग बैंकों से लिया गया था। कोचर और उनकी पत्नी व आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी बने हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना नाम है, इतना बड़ा पद है। बहुतों का सपना होता है बैंक की नौकरी मिल जाए। कितने सारे लोग आप लोग लगे हुए हैं, बैंक की नौकरी मिल जाए, ईमानदारी से आप नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वरिष्ठ जो लोग बैठे हैं वहां पर, वो सौदेबाजी कर लेते हैं, आपको ठगते हैं, आपको छलते हैं, आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, अपने ज़मीर को मार देते हैं और इस तरह से अपराधी बन जाते हैं। बताइए क्या मिलता है, क्या सीखना है इससे? तो ये पूरा मामला आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग मुझे कह रहे थे बताऊं मैं इस पूरे मामले को, तो आप इससे सीखिए, समझिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिस भी बैंक में इस तरह की धांधली हो रही है तो वहाँ से अपने सारे रिश्ते तोड़ लीजिए, क्योंकि जहाँ धांधली होती है, जहाँ विश्वासघात होता है, जहाँ धोखा होता है, वहाँ ईमानदार लोगों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वरना उसका देर सवेर नुकसान भुगतना पड़ सकता है।